अब हम देखते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अभी हमने जो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट देखे थे वो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन था। अब ये है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के अकाउंट्स को आधुनिक युग में किस प्रकार से वर्गीकरण उसका किया गया है। तो उसका वर्गीकरण जो है 5 तरीक़ों से किया गया है। इसका जो है मैं वर्गीकरण का क्लासिफिकेशन का एक चार्ट या एक पिक्चर जो है आपको सेंड करूँगी इसके साथ, तो वो चार्ट आप देख लीजिएगा। पर अभी हम समझ लेते हैं। तो 5 प्रकारों से कैसे वर्गीकरण करा है। पहला है संपत्ति को जो अकाउंट से उसमें संपत्तियों को अलग कर दिया गया है, एसेट्स को अलग कर दिया गया है। सेकंड में लायबिलिटीज़ और दायित्वों को अलग कर दिया गया है। फिर थर्ड जो क्लासिफिकेशन उसके अंदर हमने कैपिटल और पूंजी को अलग कर दिया है। जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है उसके अंदर जो है मतलब हम लायबिलिटी को क्या करते हैं, कैपिटल को लायबिलिटी ही मानते हैं और कैपिटल को हम पर्सनल अकाउंट मानते हैं जो कि ओनर का होता है। और एक प्रकार से बिजनेस के लिए जो कैपिटल होती है वो लायबिलिटी होती है, क्योंकि बिजनेस को जो है ओनर को वो जो अमाउंट है जो कि ओनर ने बिजनेस में लगाया उसको रिटर्न करना होता है। तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो पूंजी उसको जो ओनर है और जो मालिक है उससे मिली है उसको वो बढ़ा के मालिक को वापस करे। तो एक प्रकार की लायबिलिटी होती है। लेकिन मॉडर्न क्लासिफिकेशन में लायबिलिटी और कैपिटल को अलग कर दिया गया है। तो असेट्स, फिर लायबिलिटी, फिर कैपिटल अलग कर दिया गया है। फिर जितने भी इनकम है उसको रेवेन्यू अकाउंट में आगम में डाल दिया गया है। जितने भी एक्सपेंसेस है उसको आपने व्यय अकाउंट और एक्सपेंसेस अकाउंट में डाल दिया है। ऐसे 5 अकाउंट में क्लासिफाइड हमने कर दिया है मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। अब जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें असेट्स का क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम देख लेते हैं। अगर असेट संपत्तियां बढ़ती है, मतलब बिजनेस में अगर आपने कोई नया फर्नीचर खरीदा, नई बिल्डिंग खरीदी, नई मशीन खरीदी, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब क्या है, ये सब आपकी असेट से आपकी संपत्तियां हैं। अगर बिजनेस में आप खरीदते हैं तो एक तरह से बिजनेस में क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अगर बिजनेस में कोई भी असेट्स या संपत्ति बढ़ती है तो वो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। DR शॉर्ट फॉर्म है डेबिट का, जिसको हम नाम भी बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप मशीन बेच देते हैं, बिल्डिंग बेच देते हैं, लैंड बेच देते हैं, तो ये सब संपत्ति क्या हो रही है, बिजनेस में से कम हो रही है। तो कम होगी तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म होता है CR और इसको हम क्रेडिट और हिंदी में जमा कहते हैं। उसी प्रकार से दायित्व, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि बिजनेस को क्या करना है, देना बाकी हो। कोई भी चीज़ अगर देना बाकी है तो वो उसकी लायबिलिटी और दायित्वों में आता है। तो अगर कोई भी चीज़ देना बाकी है और आपके दायित्व बढ़ते जा रहे हैं, बिजनेस का मान लीजिए कि लोन बढ़ता जा रहा है, उसको लोन देना है अभी 10 लाख का, थोड़े टाइम बाद 1 महीने बाद उसको 20 लाख का लोन देना है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे लोन इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब भी लोन इंक्रीज़ होगा मतलब लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। उसी प्रकार से अगर लायबिलिटी घटेगी तो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। सिमिलरली पूंजी का भी है। अगर बिजनेस में कैपिटल बढ़ता है तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और बिजनेस में कैपिटल घटता है तो डेबिट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था एक तरह से ये बिजनेस की लायबिलिटी भी होती है पूंजी, और इसको मॉडर्न अप्रोच में अलग कर दिया गया। तो लेकिन नेचर उनका क्या है, अभी भी सेम है। बढ़ेगा, अगर लोन बढ़ता जाएगा और कैपिटल बढ़ेगा तो दोनों क्रेडिट होंगे। सिमिलरली अगर लोन या कैपिटल कम होते हैं तो वो डेबिट होंगे। फिर रेवेन्यू और आगम देखते हैं हम। तो इनकम अगर बिजनेस में बढ़ती है, मान लीजिए बिजनेस में और ज़्यादा बिजनेस को किराया मिलने लग गया, ज़्यादा ब्याज बिजनेस को मिलने लगा, तो अगर इनकम बढ़ती है तो वो इनकम क्या होगी, ठीक है। अगर इनकम बिजनेस में बढ़ती है तो वो क्रेडिट होगी और घटेगी तो डेबिट होगी। उसी प्रकार से एक्सपेंसेस है। अगर एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो ये इनकम के उल्टे हो जाएंगे, बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे और घटेंगे तो क्रेडिट होंगे। मतलब मान लीजिए, अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल और दे दूँ। इंटरेस्ट जो है रिसीव्ड हुआ 200, तो यहाँ क्या हुई, ये इनकम हुई।
और ये इनकम क्या हुई, ये बढ़ रही है एक तरह से। मान लीजिए अगली बार 300 हुआ तो ये क्या हो गई, बढ़ती जा रही है। तो ये बढ़ रही है इनकम, मतलब इंटरेस्ट मिल रहा है बिज़नेस को, तो ये बढ़ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और अगर ये घटता है, मान लीजिए 300 था फिर 200 हो गया, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो था वो प्लस हुआ था 100, और यहाँ पे क्या हो गया, 200 बचा है, तो यहाँ माइनस हो गया 100। तो अगर ये घटेगा तो ये क्या होगा, डेबिट होगा। तो आपको ये जो है देखना है, लायबिलिटी आपको ये पता होना चाहिए कि एसेट्स बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे और घटेंगे तो क्रेडिट होंगे। ये सारा ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए। बट ये ट्रीटमेंट अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे आपको वैसे भी लर्न हो जाएगा, क्योंकि आगे मैं आपको जो 3 रूल देने जा रही हूँ, जब वो आप अच्छे से कर लेंगे तो ये जो इनके ट्रीटमेंट है वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। वो 3 नियम बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिकल करने के लिए, इसलिए वो तीन नियम आपको याद रखने हैं। ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने मॉडर्न क्लासिफिकेशन बताया, बट मैं आपको सजेस्ट करूं तो अगर आप ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन को अच्छे समझ लेते हैं तो आपको आगे जाके प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो ट्रीटमेंट है वो हम जो 3 नियम में देने वाली हूँ उसके साथ बहुत अच्छे से आपको आ जाएंगे। अब हम एक गुड्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। गुड्स का क्लासिफिकेशन जो है वो मैंने आपको वैसे शॉर्ट में, जब चैप्टर फर्स्ट चल रहा था उसकी जो टर्म्स चल रही थी, तब उन टर्म्स में मैंने आपको गुड्स का क्लासिफिकेशन समझाया था शॉर्ट में। एक बार मैं आपको अच्छे से नोट सहित दिखा देती हूँ। तो हम देख लेते हैं पहले गुड्स अकाउंट, माल खाता। इसका हम क्लासिफिकेशन आज देखेंगे। ये इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अब हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि कितने गुड्स को कितने भागों में डिवाइड करा है, माल खाते को कितने भागों में विभाजित करा है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि माल क्या होता है। तो ऐसी वस्तुएं जो व्यापार करने के उद्देश्य से हम खरीदते हैं, ठीक है। थिंग्स और आइटम्स विच आर परचेज इन ऑर्डर टू डू द ट्रेड। ट्रेड करने के लिए मतलब बाइंग एंड सेलिंग या क्रय विक्रय करने के लिए जो हम चीज़ें खरीदते हैं वो काई में आती है, गुड्स में आती है, माल में आती है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ। मान लीजिए आपकी फर्नीचर की शॉप है, तो फर्नीचर की शॉप है तो आप क्या करते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, रेडीमेड फर्नीचर खरीदते हैं और फिर उसको प्रॉफिट मिला के आप उसको सेल करते हैं। तो आप हर बार क्या करते हैं, हर बार फर्नीचर खरीदते हैं फिर बेचते हैं, फिर फर्नीचर खरीदते हैं फिर बेचते हैं, उससे आप प्रॉफिट कमाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है फर्नीचर क्या हुआ, आपका गुड्स हुआ। अब यहाँ पे फर्नीचर असेट्स या संपत्ति नहीं कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। असेट्स और संपत्ति तो कहलाएगी क्योंकि गुड्स भी क्या होता है, असेट्स और संपत्ति होती है, लेकिन वो करंट असेट्स और संपत्ति कहलाएगी। मतलब एक ऐसी संपत्ति कहलाएगी, चालू संपत्ति कहलाएगी, एक ऐसी संपत्ति कहलाएगी जो कि बिजनेस में लंबे समय तक नहीं रहने वाली है, बहुत जल्दी से वो क्या हो जाएगी, कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे फर्नीचर जो होगा वो फर्नीचर के नाम से नहीं आएगा, वो आपके गुड्स के नाम से आएगा, ठीक है। अगर आप खरीदेंगे फर्नीचर तो परचेज के नाम से आएगा, और बेचेंगे तो सेल के नाम से आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ फर्नीचर को क्या माना गया है, एक माल माना गया है, क्योंकि आप उससे क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप मान लीजिए कि कॉटन खरीदते हैं, फिर उससे प्रोसेसिंग करते हैं और क्लॉथ बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं और बेचते हैं, तो यहाँ पे आपका गुड्स क्या कहलाएगा, कपड़े भी आपके गुड्स कहलाएंगे और रॉ मटेरियल भी आपके गुड्स कहलाएंगे। रॉ मटेरियल आपके जो है कच्चे माल में गिने जाएंगे, मतलब आपकी जो कॉटन है वो रॉ मटेरियल में गिनी जाएगी, कच्चे माल में गिनी जाएगी। और जो कपड़े बन चुके हैं, फिनिश प्रोडक्ट जो हो चुके हैं, हम उसको क्या बोलेंगे, जो कपड़े बन गए उसको फिनिश प्रोडक्ट बोलेंगे, और पक्का माल भी बोल सकते हैं। तो आपको अभी इतना ध्यान रखना है कि जो वस्तुएं व्यापार करने के उद्देश्य से, मतलब खरीदने और बेचने के उद्देश्य से ली जाती है या क्रय की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं, माल बोलते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, व्यापार करते हैं या व्यवसाय करते हैं। अब इसका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि आगे जाके आपको ये जनरल में बहुत काम आने वाला है। तो ये क्लासिफिकेशन है, 5 अकाउंट में इसको डिवाइड किया गया है। पहला परचेज अकाउंट, क्रय खाता। जब भी आप माल खरीदते हैं तो आप क्या करेंगे, परचेज अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। मशीन खरीदेंगे तो हम मशीन अकाउंट लिखते हैं, लेकिन मशीन जो है माल में नहीं आ रही है अभी, क्योंकि हम मशीन को खरीद रहे, बेचने नहीं है, हम उसको प्रयोग कर रहे हैं, तो मशीन के नाम से आएगी। लेकिन अगर हम मशीन को बेचने के उद्देश्य से खरीदते या घड़ी घड़ी खरीदते और बेचने के उद्देश्य से खरीदते, हर बार उससे मुनाफा कमाने की कोशिश करते,
तो फिर वो भी परचेज अकाउंट के नाम से आती। लेकिन अगर आप माल बेचने के उद्देश्य से खरीद रहे हैं तो यहाँ पे आपने माल खरीदा या रॉ मटेरियल कच्चा माल खरीदा, जो भी खरीदा वो आपके परचेज अकाउंट या क्रय खाते के नाम से आएगा। सेकंड, सेल अकाउंट, विक्रय खाता, जिसको आप जो माल बेचेंगे उसको आप सेल अकाउंट के नाम से लिखेंगे, विक्रय खाते के नाम से लिखेंगे। अगर अब मान लो ये क्यों किया गया है क्लासिफिकेशन, अगर मैं खरीदूँ तो भी गुड्स अकाउंट लिख दूँ और मैं बेचूँ तो भी गुड्स अकाउंट लिख दूँ, तो मुझे आगे जाके कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये गुड्स अकाउंट जो लिखा है वो खरीदा हुआ माल है या बेचा हुआ माल है, मुझे यहाँ कन्फ्यूजन होगा। इसलिए इस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए हमने गुड्स को क्या कर दिया है, क्लासीफाई कर दिया है। परचेज अकाउंट लिखा मतलब गुड्स को क्या करा है, परचेज करा है। सेल्स अकाउंट लिखा मतलब गुड्स को क्या करा है, सेल करा है, उसका विक्रय करा है। सिमिलरली आगे और क्लासिफाइड करा है परचेज रिटर्न अकाउंट, मतलब खरीद कर आपने वापस कर दिया। बिजनेस ने क्या खरीदा, माल खरीदा, लेकिन बिजनेस को लगा नहीं ये माल गलत आ गया है, हो सकता है इस माल की क्वालिटी अच्छी नहीं आई है, तो उसने वापस रिटर्न कर दिया। तो खरीदा और रिटर्न कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट, क्रय वापसी खाता। सिमिलरली आपने माल बेचा ग्राहक को, लेकिन ग्राहक ने माल आपको रिटर्न कर दिया। तो आपने बेचा था इसलिए सेल करा था, लेकिन ग्राहक ने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट, विक्रय वापसी खाता। अब हो सकता है ग्राहक को पसंद ना आया हो, कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन आपने तो बेच दिया था और वो वापस आ गया, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट। सिमिलरली गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, प्रेषित माल खाता। कई बार बिजनेस क्या करता है, एजेंट को माल भेज देता है और एजेंट को बोलता है कि अब तुमको इसमें से इतना माल क्या करना है, बेचना है। तो एजेंट को जो माल भेजा गया है वो सेल तो नहीं कहलाएगी, वो विक्रय तो हुआ नहीं है, उसका पैसा थोड़ी ना मिला बिजनेस को अभी, उसने तो खाली क्या करा है, सेलिंग पर्पस से अपने एजेंट को भेज दिया है, लेकिन बिजनेस के पास से तो निकल गया वो माल। तो इसलिए हमने इसका एक अलग अकाउंट बनाया है, जिसको हमने किस नाम से जाना जाता है, वो प्रेषित माल खाते के नाम से, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से। फिर स्टॉक, जो बच जाता है माल, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक या रहतिया या स्कंद खाता। अब ये जो बचा हुआ माल, ये दो प्रकार से हम प्रयोग में लाते हैं। एक को बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, प्रारंभिक स्कंद, और एक को बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम स्कंद। साल की शुरुआत में जब हम जो है, मान लीजिए इस साल अगर आपका कुछ माल बच गया है, तो वो बचे हुए माल को आप क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर वापस से यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में जब हम उस माल को यूज़ करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है, शुरुआत में जो माल बचा हुआ है हम उसको प्रयोग करने वाले आगे जाके, तो उसको बचे हुए माल को हम क्या बोलते हैं, शुरुआत का जो बचा हुआ, मतलब साल स्टार्ट हुआ और आप जो माल यूज़ करने वाले हैं बचे हुए को, उसको हम ओपनिंग और प्रारंभिक स्कंद बोलेंगे। इसको हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, इसका हम प्रयोग करेंगे पहले, ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे। इससे हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। मान लीजिए कि कॉटन है, तो 1 जनवरी को कॉटन जो है वो है 10,000 की, तो यह मेरा क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा। ये कच्चा माल मेरा ओपनिंग स्टॉक है, 1 जनवरी को है ये, तो ये मेरा ओपनिंग स्टॉक हुआ 10,000 का। अब क्या हुआ, इससे मैंने कपड़े बनवाए, मैन्युफैक्चर करे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इससे क्या हुए, क्लॉथ बने, वो क्लॉथ बेचे, और क्लॉथ बेचने के बाद जो है मेरे पास अभी भी कितना बच गया, 2000 की कॉटन बच गई। ये कॉटन कब बची मेरे पास, 31 दिसंबर को। तो ये साल के अंत में बचा हुआ कितना है मेरे पास, 2000। तो साल के अंत में बचा हुआ है, इसलिए इसको मैं क्या बोलूँगी, अंतिम स्कंद बोलूँगी या क्लोजिंग स्टॉक बोलूँगी। तो साल की शुरुआत में जो बचा हुआ माल जो आप आगे यूज़ करने वाले हैं, उसको हम ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, और अंत में अगर बच जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम स्कंद बोलते हैं। ये हमने देख लिया क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स अकाउंट। ये मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ, बट मैंने इसका रिवीजन आपको अभी करवा दिया है। अब प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट करेंगे।